हम सब एक पेंडेमिक के दौर में हैं और पेंडेमिक की वजह से अपना जो एजुकेशन सेक्टर है ये काफ़ी हद तक हैम्पर हुआ है। तो आई होप कि हम सब स्वस्थ होंगे और जो भी अपने सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम इंड्यूस कर सकते हैं। और साथ में जो एजुकेशन है दैट मीन्स कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन वे में उसको हमने कैरी किया होगा। तो उसी सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना जो सेशन चल रहे हैं इसमें कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। तो इसी आइसोमेरिज्म को जो एक बेस चैप्टर माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसी को आगे चलाएंगे और कोशिश हम सबको ये करनी है कि हम इन सारे छोटे छोटे लॉजिक्स को अच्छे से समझें। साथ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अप्रोच अपना होता है, टाइम कैसे रिड्यूस किया जाए पर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगा। और अगर इन सेशंस को आप प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हैंडफुल अपने लिए रहेंगे जब भी हम किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक अपना चल रहा था आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या हैं, इनमें क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का सिमिलरिटी और डिफरेंस है, डेफिनेशन क्या है, कितने तरह का आइसोमेरिज्म होता है, ये कल वाले सेशन में हमने लिया था। इसके बाद अपना जो टॉपिक आज चलेगा ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से जो अपना पार्ट कल पढ़ा था इसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें से एक डिस्कशन अपना रहा था चेन आइसोमर का और एक पॉसिबल डिस्कशन हमने किया था चेन के साथ पोजिशनल आइसोमर का। तो कार्बन चेन में अगर कोई डिफरेंस मिले तो दैट विल बी नेम्ड एज चेन आइसोमर। और अगर फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को वेरी हम करेंगे कार्बन चेन को सेम रखते हुए, तो ये बेसिकली किस क्राइटेरिया में आ जाता है, पोजिशनल आइसोमर। तो चेन और पोजीशन के बाद टोटल, जैसा हमने कल पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को टोटल 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहले दो जो नाम है चेन और पोजीशन, इनके बारे में अपने को अब पता है। तो इसी का अगला जो एक पार्ट है ये अपना आज का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में थर्ड पॉसिबल सेक्शन इज रिंग चेन आइसोमर। अभी देखिए कि अगर सिंपल इसके नेम से ही अपन एक डेफिनेशन बनाए तो प्रीवियसली हमने देखा कि जब आपने चेन में कोई वेरिएशन किया तो उससे चेन आइसोमर क्रिएट हुए। जब हमने पोजीशन में एक वेरिएशन प्रोड्यूस किया तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्रिएट हुआ। और ये जो तीसरा वर्ड अपने को यहां पे डिफाइन करना है दैट विल बी रिंग चेन। तो रिंग का मीनिंग लिया जा सकता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से, जिसको अपन एक साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। और अगर रिंग के साथ में मैं चेन वाले वर्ड को ऐड करा दूं तो कहीं ना कहीं एक साइक्लो को ओपन चेन के साथ आप कंपेयर करोगे। अब देखोगे इन्हीं वर्ड्स को पकड़ के अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो किसी भी आइसोमेरिज के डेफिनेशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना डेफिनेटली जरूरी है। अब देखो कि इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम। तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिया। अब देखो कि अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूं तो एक मैंने यहां पे पहले एक इसको ओपन चेन में एक्सप्रेस किया। ओपन चेन का मीनिंग कहीं ना कहीं अपने को जो एक डबल बॉन्ड का केस लेना पड़ेगा क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक के इक्वल होगा। और जब इसको मैंने ओपन चेन में एक्सप्रेस किया तो जो मॉलिक्यूल यहां पे क्रिएट हो रहा है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, इट विल बी एल्कीन। अब देखो कि अगर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम साइक्लो मैनर में एक्सप्रेस कर लें तो साइक्लो कंडीशन अपने को ये जस्टिफाइड करता है कि एक रिंग बनाओगे तो CH2 CH2 एंड CH2। और ये मॉलिक्यूल में अगर सिंपल एक में नेम की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर साइक्लो है, जैसा देख के नजर ही आ रहा है। और साइक्लो के साथ में यहां पे अपने को क्या ऐड करना चाहिए, 3 कार्बन कंटेनिंग साइक्लो प्रोपेन। तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो अलग अलग कंपाउंड मैंने यहां पे बोर्ड पे बनाए। अब देखो कि देखने में सीधा हम कह सकते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दे आर नेम्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर मैं इनको इस नेम के बिहाफ पे डिफाइन करूं रिंग और चेन, तो एक मॉलिक्यूल आपको नजर आता है ओपन चेन है और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से दूसरा जो कंडीशन नजर आता है इट विल बी साइक्लो। तो एक ओपन चेन और साइक्लो कंपाउंड
अगर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक्सप्रेस होते हैं तो ओपन चेन और साइक्लो के कॉम्बिनेशन को अपन क्या नेम दे सकते हैं? रिंग चेन आइसोमर। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये बनेगा, व्हेन वन कंपाउंड हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बट अदर हैविंग ओपन चेन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर मास आर नेम्ड एज रिंग चेन आइसोमर। अब देखो कि इसी में एल्कीन और साइक्लो एल्केन का तो एग्जांपल हमने लिया, कुछ अदर एग्जांपल से भी अगर अपन सेम डेफिनेशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो सेकंड मैंने यहां पे इस बार 3 कार्बन तो एज इट इज ले लिए और 3 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की क्वांटिटी मैंने इस बार कर दिया 4। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे अपन ने ले लिया। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रक्चर में अगर एक्सप्रेस करें तो सिंप्लीफाइड तरीके से कहा जा सकता है कि यहां पे ओपन चेन के लिए एक कंडीशन तो कुछ ऐसा है जहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का केस बनेगा। अब देखो कि ट्रिपल बॉन्ड अगर हमने लगाई दिया है तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि दैट कंपाउंड विल बी नेम्ड एज एल्काइन। इसी को साइक्लिक मैनर में अगर एक्सप्रेस किया जाए, अब देखो कि साइक्लिक मैनर में अगर मुझे इतने कार्बन और हाइड्रोजन से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आएगा और ये जो नया कंपाउंड यहां पे अपन ने बना दिया है इट विल बी साइक्लो एल्कीन। तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया और एक कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है? साइक्लो। तो ये जो एल्काइन और साइक्लो एल्कीन का पेयर अपने सामने लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी एक रिंग चेन का ही डेफिनेशन बनेगा। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ज्यादातर क्वेश्चन अपने देखो बेसिक लेवल के होते हैं और बेसिक लेवल का मतलब एक साइक्लो और ओपन चेन के कॉम्बिनेशन को देखते ही हम कह सकते हैं कि रिंग चेन का केस होना चाहिए। तो डेफिनेशन अपने सामने है, देख के भी कहा जा सकता है कि रिंग चेन आइसोमर क्या है, लेकिन इस डेफिनेशन में अगर अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का एडिशन करें, अब देखो कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म को अगर मुझे अलग से पढ़ना है तो इस डेफिनेशन से क्या क्या वो पॉइंट हैं जो अलग से निकाल के देखा जा सकता है, जो एक नोट की फॉर्म में अपन लिखेंगे और ज्यादातर नोट की फॉर्म में अपन उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जहां से थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्रीवियसली अगर मैं डेफिनेशन पे आपको लेके जाऊं और जो एग्जांपल मैंने लिए, तो एक तो कॉम्बिनेशन मैंने लिया एल्कीन का। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड आपको नजर आ रहा है? पाई बॉन्ड। और एक मैंने लिया साइक्लो। तो एक पुराने पॉइंट को अगर मैं रिलेट करूं, एक वर्ड हमने पढ़ा था अभी क्लासिफिकेशन में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इन दोनों ही कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? एक है। और हमने साथ में यह भी पढ़ा था कि एक जो रिंग स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कौन से बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है? डबल बॉन्ड। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली उसको अपन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक रिंग के इक्वल काम करेगा ही करेगा। तो पहला पॉइंट तो अपन ही कह सकते हैं कि ये जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ये नॉर्मली उन कंपाउंड्स में क्रिएट होती है जिन मॉलिक्यूल को अगर मुझे एक अलग से नेचर देना है तो दैट विल बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो पहली कंडीशन तो ये है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म के जो एग्जांपल्स हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मुझे देखने को मिलेंगे। दूसरी कंडीशन अगर इन्हीं एग्जांपल और डेफिनेशन से यहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाए तो ये पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप देखो कि साइक्लो और ओपन चेन का जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो वापस से मैं लेके आता हूं आपको पुराने एग्जांपल की तरफ। एक जगह फंक्शनल ग्रुप अपन ने कौन सा मेंशन किया हुआ है? एल्काइन है। और दूसरी जगह कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप में यहां पे कौन सा लिख के चल रहा हूं? एल्कीन। इससे पहले वाले में भी अगर देखा जाए तो एक फंक्शनल ग्रुप तो आपका एल्कीन हो गया और एक प्रॉपर लो फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या चल रहा है? साइक्लोप्रोपेन या कह सकते हैं साइक्लो एल्केन। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो इनमें होगा ही होगा, लेकिन क्या एक वेरिएशन अपन फंक्शनल ग्रुप का भी देख पा रहे हैं? तो सेकंड पॉइंट जो अपने को डिस्कस करना है, जो ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है, कि जब भी मैं रिंग चेन का एग्जांपल बना रहा हूं तो बार बार क्या चीज है जो चेंज हो जाती है? फंक्शनल ग्रुप। और जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये तो अपने लिए कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का केस बनेगा। तो इस पॉइंट को लेके या जितने एग्जांपल अपन ने लिखे अभी, तो आप ये कह सकते हो कि जब भी आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म का कोई केस क्रिएट कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप वेरी हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप और जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है क्या वो एक ही डेफिनेशन है क्या? और अगर एक ही डेफिनेशन है तो ये जो रिंग चेन आइसोमर के एग्जांपल अपन ने बनाए इसको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कह सकते हो।
और इसी वजह से अपन ये देखते हैं कि ज्यादातर बुक में तो रिंग चेन को अलग से पढ़ाया भी नहीं जाता, उनको नॉर्मली कौन सा आइसोमेरिज्म में कंसीडर कर लिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली अपने को इसी पॉइंट को ही डिस्कस करना है कि क्या वाकई रिंग चेन का कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता, सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं या नहीं है। तो इसके लिए थोड़े से एक अदर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। आप देखो कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस बार अपन ने चेंज किया C3H6 और साथ में एक ऑक्सीजन एटम को अपन ने यहां पे ऐड कर लिया। तो C3H6 हो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके चलते हैं। अब यहां पे इसको मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं ओपन चेन मैनर में लिखने का। तो ओपन चेन मैनर में इसको हमने लिख लिया और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा अपने पास निकल के। तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो ये अनसैचुरेटेड है। बट अगर मोर ऑफ देखा जाए तो OH के केस में एज ए फंक्शनल ग्रुप इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो दैट कंपाउंड विल बी एल्कोहल। तो ओपन चेन में लिखा तो फंक्शनल ग्रुप मुझे कौन सा मिला, एल्कोहल। अब इसी में अगर अपन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, अब देखो कि मैंने 3 कार्बन से सिंपल एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद किसी एक कार्बन पे कौन से ग्रुप को अलाउड कर दिया, OH को। तो अब भी अगर देखा जाए तो ये साइक्लो तो बिल्कुल हो गया, लेकिन OH अभी भी एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो वापस से हम लिखेंगे कि अल्कोहल ही है। तो एक ओपन चेन है और एक साइक्लो है। डेफिनेटली ये किसके एग्जांपल आप देख के कह सकते हो ये रिंग चेन के तो हैं, लेकिन क्या दोनों में इस बार फंक्शनल ग्रुप का कोई वेरिएशन मिला क्या? तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कहीं ना कहीं सेम रह गया, लेकिन ये रिंग चेन एग्जांपल इजीली शो कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रिंग चेन आइसोमर में ऐड हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। इस वजह से रिंग चेन आइसोमेरिज्म को अलग से डिफाइन करना जरूरी है। तो इस दूसरे पॉइंट का रिजल्ट जो आपको याद रखना है, ये मैं एक बार रिकॉल कराता हूं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ज्यादातर हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में एक वेरिएशन आ जाता है, तो रिंग चेन वाले फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बन जाते हैं। लेकिन हमेशा फंक्शनल ग्रुप बदले ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ज्यादातर तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप के चेंज से शो होता है, लेकिन बिना फंक्शनल ग्रुप बदले भी रिंग चेन के आंसर बन सकते हैं। तो इस वजह से रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अलग से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आगे अपन करेंगे भी अभी। और हम ये कह सकते हैं कि रिंग चेन के क्वेश्चंस को अलग से वेटेज मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसको अपन हमेशा फंक्शनल ग्रुप चेंज में एक्सप्रेस कर पाए। तो तीसरा जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के केस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिए होते हैं। अब देखो कि चौथा नाम जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मिलता है अपने को, इसको अभी अभी अपन ने 2-3 बार ये नेम लिया। फोर्थ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो चेन पोजीशन और रिंग चेन डिफाइन करने के बाद अब अगर मैं चौथी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को डिफाइन करूं, तो इसके तो नाम से ही सीधा एक आइडिया मिल पा रहा है कि इस बार स्ट्रक्चर के नाम पे हम किस चीज को बदलने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन इसके नाम से ही बनाऊं तो वो सारे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनको आप किस नेम से डिफाइन करोगे, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो सिंपल है कि इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया CH3CH2OH। स्ट्रक्चर देख के सीधा आइडिया लगता है कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात अपन कर रहे हैं, अल्कोहल। और इसी में अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, कंपोजिशन को मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्रेस कर दिया, CH3 और CH3। तो ये बाइवेलेंट हो गया, और बाइवेलेंट हो गया तो आप ये कह सकते हो कि इसका एक फंक्शनल ग्रुप चेंज होकर अभी ये क्या हो गया, ईथर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अपने से बोले कि इनमें कौन सी आइसोमेरिक रिलेशन है, तो आप सीधा कह सकते हो कि दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो अल्कोहल के साथ में ईथर का हमेशा एक पेयर बनेगा जब भी हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। अब देखो कि अगर मैं रिमेनिंग कुछ और एग्जांपल ऐड करूं, तो 2 ऑक्सीजन के ग्रुप को कुछ ऐसे अगर अपन लिख दें कि RCCO एंड OH, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे अपन लिख के चल रहे हैं दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर इसी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में एक्सप्रेस कर दिया,
इस बार मैंने लिखा HCO एंड OR। तो जब ये OH था तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन ये कहीं ना कहीं OR बनने के बाद अब अगर एक ग्रुप की मैं बात करूं तो ये किसका एग्जाम्पल नजर आता है? ये एस्टर हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन डिफाइन हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब देखो कि इसके बड़े सारे एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं। जैसे अगर मैं थर्ड कंडीशन को आगे चलाऊं तो सिंपल मैंने यहां पे लिखा एल्काइल ग्रुप R और कुछ ऐसा इसको नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दिया, नाइट्रोजन कनेक्टेड विद 2 ऑक्सीजन एटम। तो जब भी नाइट्रोजन आपके एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो इस NO2 वाली कंडीशन को हम बोलते हैं नाइट्रो। थोड़ा सा बॉन्डिंग साइड में मैंने वेरिएशन किया, इस बार नाइट्रोजन को R से मैंने किसको कनेक्ट कर दिया? O को। और ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ तो बॉन्डिंग साइड बदलते ये बन गया RNO2 की जगह RONO। और अगर ये ONO वाली कंडीशन बनेगी तो अब अगर मैं देखूं तो इसको आप क्या नेम दोगे? नाइट्राइट। तो नाइट्रो और नाइट्राइट भी किस आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग पढ़े जा सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चौथा एग्जांपल यहां पे एड ऑन किया जाए तो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड विद C ट्रिपल बॉन्ड N। और अगर ये CN है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आप कौन सा लिखना चाह रहे हो? साइनाइड। इसी में बॉन्डिंग साइड वेरी करके इस बार मैंने R को N से कनेक्ट किया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से NC से कनेक्ट हो गया। तो अब ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली क्या बन जाना चाहिए? आइसोसाइनाइड। तो एल्कोहल ईथर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर हो, नाइट्रो नाइट्राइट हो, साइनाइड आइसोसाइनाइड हो, ये सारे कंडीशंस फंक्शन के ही हैं। तो चलिए अपने सिलेबस में जितने भी फंक्शन ग्रुप के पॉसिबल केस बन सकते हैं उनको वन बाय वन मेंशन कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3, CH2 एंड CHO। तो CHO है मोनोवेलेंट है और कार्बोनिल ग्रुप को आप मोनोवेलेंट एक्सप्रेस करोगे तो फंक्शनल ग्रुप विल बी नेम्ड एज एल्डिहाइड। इसी को बाईवेलेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस अगर हम करते हैं तो CH3 CO एंड CH3 है तो अभी भी ये कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन बाईवेलेंट लिख दिया तो इसको आप क्या बोलोगे? कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन भी एक फेमस एग्जांपल होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का। तो अभी तक हमने टोटल 5 केसेस लिख लिए। तो चलिए अब यहां से एक आध बार जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो किन फंक्शन ग्रुप से बने हैं उन पे एक बार डायरेक्ट फोकस करते हैं। मैंने 3 कार्बन लिए और इन 3 कार्बन्स में कनेक्ट कर दिया NH2 को। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बाइवेलेंट बना के लिख दिया जाए तो ये बनेगा इथाइल NH एंड मिथाइल। और इसी को मैंने थोड़ा सा ट्राइवेलेंट बना के एक्सप्रेस कर दिया तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन ऐड कर दिए? 3। तो ये जो तीनों कंपाउंड हैं ये बेसिकली सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने बनाया हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो इनकी स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से लोकेट होता है, फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या है, चलो इस बात को एक बार देखते हैं। तो जब भी आपका NH2 ग्रुप वाली कंडीशन बनेगी तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री अमाइन। जब ये बाइवेलेंट हो जाएगा तो बाइवेलेंट है तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी और 2 डिग्री अमाइन। और जब इसने ट्राइवेलेंसी शो कर दी, जब ये 3 R से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा टर्शरी वाला केस जिसको मैं बोलूंगा 3 डिग्री अमाइन। तो दैट मीन्स कि इन तीनों के केस में है तो ये सारे अमाइन, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बदल गई। तो थोड़ा सा इनके बारे में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो जब भी आप नाइट्रोजन की डिग्री चेंज करोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाले केस बनेंगे। और कई बार अमोनिया को अपन 0 डिग्री अमाइन भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं, जितनी भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सारी कहीं ना कहीं डिफरेंट होती हैं। और इसी वजह से इतना सारा डिफरेंट है तो इनको हम अलग क्या चीज मान के चलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये सारी फिजिकल केमिकल बिहेवियर में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं और इसी वजह से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को अपन किस चेंज का एग्जांपल मान के चलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो अपने को याद रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब देखो कि अगर फंक्शनल ग्रुप अलग मान लिया तो प्रॉपर्टीज अलग हैं, ऐसा अपन इसलिए मान पाए। तो फंक्शनल ग्रुप अलग है तो इनका कुछ नाम भी अलग होना चाहिए जब भी NH2 की बात होती है। तो इसके लिए अगर मेरे से नेम पूछा रहा है तो मैं क्या यहां पे लिखूंगा? प्राइमरी को लिखा रहता है अमीनो, दैट मीन्स कि NH2 का नेम क्या हो गया? अमीनो।
सेकेंडरी और टर्शरी, इसके लिए जो आप अलग नेम लिखते हो इट विल बी इमीन। दैट मीन्स की NH वाला केस बाइवेलेंट हो गया तो इसको अपन ने अमीनो की जगह क्या बोल दिया, इमीन। और टर्शरी को भी अगर एक अलग नेम देना है तो दैट विल बी नाइट्राइलो। तो NH2 एमिनो, NH हो गया इमीन, ट्राइवेलेंस के केस में इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्राइलो। तो एमिनो, इमीनो, नाइट्राइलो, ये सारे के सारे चेंज इन फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। और ये वो कंडीशन है जहां से एक आध बार अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं। अब देखो कि ये 1 to 3 डिग्री तो हम अमीनो के केस में याद रख ही लेंगे। एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग एक और ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे आपने यहां पे लिखा RCO NH2, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनोलाइसिस से मिलता है। ये बेसिकली इस फंक्शनल ग्रुप को एक अलग से नेम आप दोगे तो ये क्या हो जाता है, एमाइड। और ये एमाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, तो प्रॉपरली और सही नाम इसका हो जाएगा एसिटेमाइड। तो यहां पे भी क्या मैं NH2 को देख पा रहा हूं क्या, और NH2 का मतलब अमीनो ग्रुप के केस में इसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी। तो NH2 अकेला है तो प्राइमरी अमाइन हो गया, लेकिन अगर NH2 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ है तो ये एमाइड भी है, और इसको मैं कौन सा एमाइड बोलूंगा, प्राइमरी और 1 डिग्री एमाइड। अगर इसी स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा बदल देते, दैट मीन्स कि इस बार मैंने NH में या नाइट्रोजन में एक सब्स्टिट्यूएंट की कंडीशन ऐड कर दी R, तो अब ये बाइवेलेंट नजर आ रहा है। बाइवेलेंट का मतलब ये डिग्री वाइज 2 है, तो इसको आप लिखोगे कि ये 2 डिग्री एमाइड हो गया। तो जब डिग्री बदला तो अमीनो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप बदला। ये अमाइन में तो अप्लाई होता ही है, और साथ में ये किस फंक्शनल ग्रुप में आप हमेशा मान के चलोगे, एमाइड में भी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमिनो ग्रुप आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइड, इन तीनों में भी फंक्शनल ग्रुप के वेरिएशन को ये मान के चलेंगे। और अगर कोई अब मेरे से बोले कि ये जो तीनों एमाइड आपने लिखे हुए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों में कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन आएगा, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ये तीनों जो केस हैं ये भी किसके एग्जांपल माने जाएंगे, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप क्लियर है फंक्शनल ग्रुप के चेंज को एमीन और एमाइड में क्या होना चाहिए। तो चलिए बाकी एग्जांपल पे आते हैं नंबर 7 से। ये तो डायरेक्ट अपना एक एग्जांपल है जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बना था। इसके बारे में हमने होमोलोगस सीरीज में भी कहीं ना कहीं एक बार। तो ये आपने लिया OH, अभी ये फिनॉल है। अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करा दूं तो ये कंपाउंड है तो एरोमेटिक, इसको मैं क्या नेम देता हूं, क्रीजोल। और अगर ये 1-2 पोजीशन है तो 1-2 पोजीशन को थोड़ा सा कॉमन नेम के बिहाफ पे लिखोगे तो ये क्या है, ऑर्थोक्रीजोल। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने थोड़ा इस डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया और अब यहां पे ग्रुप क्रिएट कर दिया CH2OH। तो जब ये OH बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो ये जो क्रीजोल आपने लिखा हुआ है, बिहेवियर वाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन से नेचर का कंपाउंड माना जाता है, एरोमेटिक। अब अगर ये ऑक्सीजन आपका डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्शन में नहीं है तो एक तो ये रेजोनेंस वाले गेम्स आउट हो गया, और ये बेसिकली एरोमेटिक की जगह अब अगर देखा जाए तो इसको आप किस नेचर का कंपाउंड लिखोगे, एलिफेटिक। इसी वजह से पहले वाला तो फिनॉल था, लेकिन सेकंड वाले का टाइटल भी अगर कोई मुझसे पूछे तो ये हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल। तो एक एरोमेटिक हो और एक एलिफेटिक हो, इनमें भी हमेशा किसका चेंज मान के चलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए। अब यहां पे अगर 8th नंबर पे एक और कोई एग्जाम्पल अपन ऐड करें, क्योंकि हम तो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिलेट कर रहे हैं, तो सिंपल एक कार्बन कार्बन चेन मैंने लिया, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो इस फंक्शन ग्रुप को आप क्या बोलते हो, दैट विल बी एल्काइन। इन्हीं दोनों पाई बॉन्ड को मैं अलग अलग कार्बन में लगा दूं तो ये कहीं ना कहीं डबल एल्कीन वाला सिस्टम हो गया, जिसके लिए नेम क्या चलेगा, डाइइन। तो एल्काइन भी किसका एक आइसोमेरिक पेयर है, डाइइन का। और आखिरी में एक जनरल नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था वो था बेसिकली यूरिया। केमिकल स्ट्रक्चर इसका ये बोलता है NH2CO NH2, तो कहीं ना कहीं आपका ये एमाइड वाला फंक्शन ग्रुप रहेगा। इसी को जिस कंपाउंड से बनाया गया था वो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर था, और उस कंपाउंड का कंपोजिशन था NH4CNO।
और इसको अगर मैं लिखूं तो दैट कंपाउंड इज अमोनियम साइनेट। तो इसको याद रखा जा सकता है, एक तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो यूरिया था, और अमोनियम साइनेट से उसको बनाया गया था, जो उसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर माना जाता है। और पहला वो कंपाउंड ऑर्गेनिक में जो लैब में नहीं बना था, सबसे पहले बना था, जिसको लेबोरेटरी में अपने सिंथेसाइज नहीं किया, वो था एसिटिक एसिड। और लेबोरेटरी सिंथेसाइज फर्स्ट कंपाउंड विल बी यूरिया, और इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक पेयर कौन है? अमोनियम साइनेट। तो कहीं ना कहीं जब फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं सारे ग्रुप से रिलेटेड बनेंगे जो 1 to 9 अपन ने एज ए एग्जांपल लिखे हैं। तो अब अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूं तो चेन हमने डिफाइन कर लिया, पोजीशन हमने डिफाइन कर लिया, रिंग चेन भी ले लिया, और अभी अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ा, इट विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इसमें अब आते हैं आइसोमेरिक रिलेशन नंबर 5 पे, और फिफ्थ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशन का टाइटल होता है मेटामेरिज्म। हिंदी में इसके लिए वर्ड आप यूज करते हो मध्यावयवता। मध्यम का मतलब कहीं ना कहीं सेंटर वाली बात हो गई, मध्यम का मतलब बीच में। अब देखो कि जो अभी तक हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, चेन वेरी हुआ तो हमने चेन आइसोमर बोल दिया, पोजीशन वेरी हुआ तो हमने पोजिशनल आइसोमर बोल दिया, रिंग और चेन बना, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप बदला तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो जो उनका नेम था, ये कहीं ना कहीं वहां से डेफिनेशन भी बनता है। लेकिन अगर मैं इस वर्ड की बात करूं मेटामेरिज्म, तो यहां पे जो एक मेटा वर्ड आपका लिखा हुआ है, तो बेंजीन में हमने 3 तरह के पोजीशन देखे होंगे, एक ऑर्थो मेटा और एक कंडीशन कौन सी थी? पैरा। तो कहीं ना कहीं क्या ऑर्थो मेटा के इंटरमीडिएट या बीच वाली पोजीशन को माना जाता है क्या? तो अगर इसकी डेफिनेशन में हम देखें तो मेटा का क्या ये सिग्निफिकेंस लिया जा सकता है कि ये बीच में है। तो कंपाउंड के बीच में, सेंटर में अगर अपन कोई चेंज करें तो उससे कौन सा नाम रिलेट हो सकता है? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म बाकियों से थोड़ा सा अलग है। तो जो अलग पॉइंट है वही कहीं ना कहीं इसमें हाईलाइटेड पॉइंट भी होता है, जहां से आपको बुक्स में या एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो स्ट्रक्चर तो चेंज होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर आइसोमेरिक रिलेशन की तरह यहां पे भी सेम होगा। लेकिन ये मेटामेरिज्म सारे कंपाउंड शो नहीं करते, अपने कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां से अपने को मेटामेरिक रिलेशंस मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि मेटामेरिज्म कौन से वो कंपाउंड हैं जिनमें जस्टिफाइड होता है। तो मेटामेरिज्म सारे कंपाउंड शो नहीं करते। मेटामेरिज्म कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उन फंक्शन ग्रुप का जिनको आप बोलते हो पॉलीवेलेंट, और पॉलीवेलेंट का मतलब ये हो जाता है बहुसंयोजी। अब देखो कि जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है उनको हम कह सकते हैं ये पॉलीवेलेंट है। तो पॉलीवेलेंट के केस में मेटामेरिज्म मिलेगा, लेकिन अगर कोई कंपाउंड मोनोवेलेंट है तो वहां से अपने को कोई मेटामेरिज्म की एग्जिस्टेंस नहीं मिलती। तो पहले तो देखते हैं कि कहां मिलेगा, कौन से पॉलीवेलेंट हैं, कौन से मोनोवेलेंट हैं। तो सबसे पहले उन कंपाउंड को लिस्टेड करते हैं। पहले मैं लिखता हूं वो कंपाउंड जो मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब अपन उनको लिस्टेड कर रहे हैं जिनकी वैलेंसी 1 है या फिर जहां पे मेटामेरिज्म नहीं होता। तो देखो कि मोनोवेलेंसी का मतलब क्या है। आपने एक एल्काइल ग्रुप या उससे कनेक्ट कर दिया OH को, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा? अल्कोहल। लेकिन R मुझे कितना नजर आ रहा है? एक ही नजर आ रहा है। तो अगर एक एल्काइल ग्रुप की कंडीशन बनेगी तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या हो गया? मोनोवेलेंट। अब एक एल्काइल ग्रुप वाली दूसरी सिचुएशन अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी RCHO, एल्डिहाइड। तीसरी जो मोनोवैलेंसी वाली कंडीशन बनेगा वो बनेगा RCOOH में कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखो, जहां पे R है इसको अपन सबको क्या बोल देते हैं? मोनोवेलेंट। अगर मैं चौथा एग्जांपल बनाऊं तो RC≡N, जो साइनाइड वाला केस है ये भी मोनोवेलेंट ही है। प्राइमरी अमीनो ग्रुप की अगर बात कर लिया जाए तो RNH2, ये भी मोनोवेलेंट है। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप जो सारे मोनोवेलेंट हैं, इनमें मेटामेरिज्म जैसा कुछ डिफाइन नहीं होता। तो एक तो आपसे यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से कंपाउंड में मेटामेरिज्म होगा और किसमें नहीं होगा। तो जहां पे एक एल्काइल ग्रुप की कंडीशन होता है, मोनोवैलेंसी होती है,
वहां पे कभी भी मेटामेरिज्म डिफाइन नहीं होता। तो फिर मेटामेरिज्म के लिए मुझे कौन से फंक्शनल ग्रुप चाहिए? मुझे वो चाहिए होंगे जिनको मैं क्या बोल पाऊं, पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट का मतलब मुझे वैलेंसी चाहिए होगी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा वैलेंसी में वो केस लेते हैं पहले जहां वैलेंसी 2 है, द्विसंयोजी, या इनको अपन बोलते हैं बाईवेलेंट। अब देखो कि बाईवेलेंट में भी अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दूं तो आर एन एच आर, प्राइमरी अमीनो ग्रुप तो मेरा मोनोवेलेंट था, लेकिन ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। तो ये बाईवेलेंट नजर आ रहा है। बाईवेलेंट का सिंपल मतलब है कि दोनों तरफ क्या कनेक्ट नजर आते हैं, आर। इसी से मिलता जुलता एक ग्रुप अगर मैं और बना दूं, आर ओ आर, तो ये भी बाईवेलेंसी का डायरेक्ट एक केस नजर आता है। इसको आप क्या नेम दोगे? ये इथर हो गया। तीसरी कंडीशन यहां पे अगर लिख दिया जाए आपने आर सी ओ एंड ओ आर, तो यहां पे भी राइट और लेफ्ट में आपको 2 आर साफ तौर पे नजर आते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एस्टर। इसके बाद अगर मैं यहां पे लिख देता हूं आर सी ओ एंड आर, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। बाईवेलेंट है, इसका मतलब ये कीटोन, इसमें भी मेटामेरिज्म आ जाएगा। अब देखो कि बाईवेलेंसी वाले कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं। जैसे सिंपल आपने लिया आर एसओ थ्री एच, तो अभी तो ये मोनोवेलेंट सल्फोनिक एसिड एच को आर से रिप्लेस कर दिया, तो इस सल्फोनिक एस्टर में भी बाईवेलेंसी आ गया। सिंपल एक बेंजीन मैंने लिया, बेंजीन में एक आर लगा दिया तो ये मोनोवेलेंट है, इसमें भी अगर मैं 2 आर लगा दूंगा तो ये भी कहीं ना कहीं बाईवेलेंट बन जाएगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड बाईवेलेंट हैं। बाईवेलेंट है तो इसमें सब में मेटामेरिज्म डिफाइन होगा। ट्राईवेलेंट भी लिए जा सकते हैं। वैसे तो बाईवेलेंट वाले केस अपने सिलेबस में ज्यादा होते हैं। ट्राईवेलेंट में नॉर्मली अपन बात करते हैं एक ही कंपाउंड को भी लेके चलेंगे, आर 3 एंड एन, और ये बेसिकली कितना डिग्री अमीनो ग्रुप की बात हो सकती है, 3 डिग्री। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं दे ऑल आर पॉलीवेलेंट स्ट्रक्चर्स, और इनमें कैरेक्टरिस्टिकली कौन सा आइसोमेरिज्म डिफाइन होता है, मेटा। तो किन कंपाउंड में मिलेगा और किन में नहीं मिलेगा, पहले तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहां से भी आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। दैट मीन्स पॉलीवेलेंट कंपाउंड में क्या चीज चेंज की जाती है जहां से अपन एक मेटामेरिज्म होने की बात करते हैं। तो आते हैं सीधा डेफिनेशन पार्ट पे। अब देखो कि डेफिनेशन मुझे देना है तो मुझे एक पॉलीवेलेंट कंपाउंड लेना पड़ेगा। एक सिंपल सा पॉलीवेलेंट कंपाउंड मैंने यहां पे लिख दिया, ईथर। ईथर का मतलब आर ओ एंड आर। तो अब देखो कि सिंपल ईथर के 2 स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो पहले तो मैंने बना दिया CH3CH2, देन आफ्टर ऑक्सीजन, और इसको कनेक्ट कर दिया CH2CH3 से, तो इसको आप कह सकते हो डाइथाइल ईथर है। सेकेंड कंपाउंड मैंने यहां जनरेट कर दिया, इससे थोड़ा सा इसको चेंज करके CH3, और इस बार एक मिथाइल के राइट हैंड साइड पे मैंने कितने कार्बन का चेन बना दिया, 3, CH2 एंड CH3। तो आप ये कह सकते हो ये एन प्रोपाइल और मिथाइल ईथर हो गया। तो इन दोनों कंपाउंड में जो चेंज अपन ने किया है उसी चेंज को आप कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन बोलते हो, मेटा। तो देखते हैं इसमें चेंज अपन ने किया क्या है। दैट मीन्स की मेटामेरिज्म की डेफिनेशन अगर अपने सामने ये एग्जांपल में बनी हुई है तो बेसिकली इसको अपन लिखे कैसे, क्या चेंज एक्सप्रेस होना चाहिए। तो सिंपल तरीका लेते हैं। पहले बाईवेलेंट कंपाउंड है तो एक पार्ट आपका राइट में हो गया जो इथाइल है, एक पार्ट आपका लेफ्ट में हो जाएगा। लेफ्ट वाला ग्रुप भी आपके पास कौन सा, इथाइल। रफली अगर मैं जाऊं तो 2 कार्बन इधर हैं और 2 कार्बन लेफ्ट में हो गए। अब मैं सेकंड वाले से इसको कंपेयर कर लेता हूं। सेकंड वाले से कंपेयर किया तो राइट वाले पार्ट में पहले इथाइल था, लेकिन अब प्रोपाइल है। कितने कार्बन की आप बात कर रहे हो, बहुत ही रफली मैं बात कर रहा हूं। लेफ्ट में पहले 2 कार्बन थे लेकिन अब 1 कार्बन का मिथाइल है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फंक्शनल ग्रुप ईथर है, अगर मैं इसके रिलेटिवली इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो राइट में और लेफ्ट में क्या एल्काइल ग्रुप का नेचर वेरी हुआ है क्या। और जब जब भी आप पॉलीवेलेंट कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप के नेचर को चेंज करोगे, या तो राइट लेफ्ट दोनों में या किसी एक तरफ, तो कौन सा आइसोमेरिज्म डिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मेटामेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या बोला जा सकता है, इन पॉलीवेलेंट कंपाउंड्स
इफ देयर इज चेंज इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर नेम्ड एज मेटामर्स। तो डेफिनेशन के लिए राइट को राइट से कंपेयर किया, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर किया, दोनों जगह चेंज नजर आ रहा है अल्काइल ग्रुप, तो ये मेटामर हो गए। अब देखो कि इसी चेंज को थोड़ा सा और ऑथेंटिक बनाते हैं। दैट मीन्स की मेटामेरिज्म में उन कंडीशंस पे आते हैं जो कई बार थोड़ा सा ट्रिकी रोल प्ले करती हैं जब इनसे आप क्वेश्चंस को बनाते हो। तो इसी कंडीशन को लेते हैं, डाइइथाइल ईथर जो अभी अभी अपन ने लिया, एक बी स्ट्रक्चर भी अपन वही ले लेते हैं, एक साइड मिथाइल और दो साइड आपके पास चलेगा एन प्रोपाइल। तो इसका एक नेम तो है डाइमिथाइल ईथर, लेकिन अपन ज्यादा ऑथेंटिक सिस्टम से चलेंगे और नेमिंग के लिए जो ज्यादा ऑथेंटिक पैटर्न माना जाता है इट विल बी आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नेमिंग अगर अपन इनकी कर लें तो काफी हद तक अपना एजेंडा सॉल्व हो जाता है। चेन किसी भी साइड बनाओगे कितने कार्बन की बनेगी? 2। तो आप ये कह सकते हो कि इसका आईयूपीएसी नेम अगर आपसे कोई लिखवा ले तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन। इसमें अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन की चेन यहां पे बना सकते हो? 3। और ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं मिथॉक्सी का काम करेगा। तो इसके लिए अपन जो नेम मेंशन करेंगे इट विल बी 1 मिथॉक्सी और 3 कार्बन के चेन है तो वर्ड रूट आपको क्या अलाउड करेगा? प्रोपेन। तो आईयूपीएसी नेम अपन ने लिख लिए। अब देखो कि इस कंपाउंड में इसको अगर मैं मेटामर बोल रहा हूं तो मेटामर के जब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए सिंपल अपने को करना है कि हमें कॉमन नेम वगैरह से रीजन अपने को किससे सॉल्व करना है उसको, आईयूपीएसी नेमिंग। तो पहले वाले कंपाउंड के राइट में जो पार्ट था उसकी वजह से नेम में क्या चीज नजर आ रही है? इथेन। इथेन का मतलब कितने कार्बन का सेटअप ये दिखता है? 2। लेफ्ट वाला जो पार्ट था उसकी वजह से नेम में क्या चीज देख पा रहे हो आप? इथॉक्सी। इथॉक्सी का मतलब भी कितने कार्बन का ग्रुप है? 2 का ही है। तो नेम ये आपको बोल रहा है कि राइट और लेफ्ट में कहीं ना कहीं 2-2 कार्बन का वर्ड रूट है। सेकंड वाले पे अगर मैं अब आ जाऊं तो अब देखो कि राइट में आपके क्या वर्ड लिखा हुआ है? प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन का एक वर्ड रूट आ गया। लेफ्ट में लिखा हुआ है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का मतलब आ गया 1। तो आप ये देख पा रहे हो कि राइट में भी एक चेंज नजर आता है, इथेन एंड प्रोपेन। लेफ्ट में भी इथॉक्सी और मिथॉक्सी में एक चेंज नजर आ रहा है। तो इस तरह के चेंज को अगर अब बोला जाए कि ए और बी में कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन है तो सीधा सीधा मुझे क्या आंसर करना चाहिए? दे आर मेटामर्स। तो ये कंडीशन थोड़ा सा भी अगर कभी फंसे तो आपको लेना है आईयूपीएसी नेम का हेल्प। अब मैं जो 2 बार कह चुका हूं कि कंडीशन कभी फंसे तो बेसिकली फंसता कब है, अब उस ट्रैक पे अपन आते हैं। तो आ जाओ इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पे। अब देखो कि ये जो स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं एन प्रोपाइल एंड मिथाइल, और इसी में स्लाइड सा एक वेरिएशन करके आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाता है जो इस तरीके के चेंज को शो कर रहा है। तो पहले तो अगर अपन बात करें कि ये ए मैंने मान लिया और इसी से ये जो मिलता जुलता ईथर है बी, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है और इनका स्ट्रक्चर अलग है तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या मैं इनको मेटामर कह सकता हूं या नहीं। तो पहले मैंने लिखा इधर का कॉमन नेम। कॉमन नेम ने मुझे बोला ये जो ग्रुप आपके पास है इट विल बी एन प्रोपाइल। इधर जो ग्रुप है इसको आपने बोल दिया CH3 मिथाइल और इसका कॉमन नेम बन गया एन प्रोपाइल एंड मिथाइल ईथर। अब देखो कि अगर मैं सेकंड पे जाता हूं तो अब ये जो ग्रुप आपके पास है ये कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चर को शो कर रहा है ब्रांच्ड बन, और इसको आप लिखते हो आइसोप्रोपाइल। तो जब हमने सेकंड वाले ईथर का कॉमन नेम लिखा, इस साइड तो CH3 और मिथाइल है ही, तो इसके कॉमन नेम में आपको वर्ड मिला आइसोप्रोपाइल एंड मिथाइल ईथर। अब देखो कि एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ये सेम ग्रुप तो होते नहीं है, तो डिफरेंटली स्ट्रक्चरली रेडिकल्स होते हैं। तो एन और आइसो अगर मैं देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे अल्काइल ग्रुप का चेंज नजर आ रहा है इसके एक तरफ। तो एन और आइसो के हिसाब से तो ये मेटामर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये जो एन और आइसो हैं ये कौन से नेम है? कॉमन नेम।
जब भी अपना क्वेश्चन फंसेगा हमें कॉमन नेम से ज्यादा ऑथेंटिक सिस्टम्स पे बिलीव करना है, अपने को कौन से नाम से क्वेश्चन को आगे चलाना है। आईयूपीएससी, तो कॉमन नेम ने तो बोला कि ए और बी में कौन सा रिलेशन आ गया, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, ये कौन सा आइसोमर हो गए, मेटामर। तो एक दूसरी नेमिंग के अकॉर्डिंग भी इनको चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में मेटामर है या नहीं है। तो आईयूपीएससी नेम देखो अपने को क्या बोलेगा, हाउ मेनी कार्बन्स आर लॉन्गेस्ट चेन 3। ये जो ग्रुप आप इधर देख पा रहे हो ये मिथॉक्सी। तो आईयूपीएससी नेम अपने को बोल रहा है कंपाउंड विल बी नेम्ड एज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आईयूपीएससी नेम लिखना आता है हम सबको। अब देखो कि अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी आईयूपीएससी नेम की बात करूंगा तो मेरे पास कितने कार्बन की चेन वापस से आएगी, 3 का आएगा। 3 कार्बन की चेन के बिहाफ पे अगर मैं अब देखो तो ये तो मिथॉक्सी है अभी भी, तो इसका जब आप नेम ऐड करोगे तो इट विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आईयूपीएससी नेम अपन ने लिख लिए। कॉमन नेम के बिहाफ पे इनको क्या बोला जा सकता है, मेटा। क्रॉस चेक अपन कर रहे हैं आईयूपीएससी से। अब देखो कि इस कंपाउंड में जो पहले वाला है, राइट में जो पार्ट था उसकी वजह से क्या नेम नजर आता है, प्रोपेन। सेकंड में भी राइट वाले पार्ट की वजह से आप क्या नेम देख पा रहे हो, प्रोपेन। तो यहां पे भी प्रोपेन है, इधर भी प्रोपेन है, ये बदला है या सेम ही रहा। तो आप कह सकते हो ये तो सेम ही है, इसका मतलब राइट वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट में जो पार्ट है उसकी वजह से नेम में क्या वर्ड आप लेके आ रहे हो, मिथॉक्सी, और यहां पे भी कौन सा वर्ड एंट्री करा रहे हो, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी और मिथॉक्सी है, इसका मतलब ना तो कोई चेंज राइट में है और ना ही कोई चेंज लेफ्ट में है। तो फिर चेंज हुआ क्या है, चेंज बेसिकली क्या, ये नंबर हुआ है क्या, और नंबर ये 1 था और ये कौन सा नंबर है, 2। तो मुझे ये बताओ कि नंबर का चेंज होना क्या एल्काइल ग्रुप की नेचर को चेंज शो कर रहा है, या नंबर चेंज हम जब करते हैं जब पोजीशन बदल जाए। तो इन दोनों में जैसे ही मैं आईयूपीएससी पे गया तो राइट और लेफ्ट में तो मैंने कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने चेंज रिकॉर्ड किया इस नंबर में। और ये जो नंबर है ये बेसिकली कहीं ना कहीं किसके चेंज को यहां पे शो करता है, पोजीशन। तो कॉमन नेम बोल रहा था ये मेटामर है, आईयूपीएससी नेम बोल रहा था कि ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। कंपैरिजन अगर मैं करूं तो सिस्टमैटिक और ऑथेंटिक सिस्टम आप किसको बोलते हो। तो इन दोनों का करेक्ट आंसर आपसे बोला जाए कि दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर ओनली एग्जांपल्स ऑफ पोजिशनल आइसोमर। तो इन दोनों को जब भी आप क्वेश्चन आपके किसी बुक में या एग्जाम में नजर आता है तो इनके लिए करेक्ट आंसर आप क्या मेंशन करोगे, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं चेंज से लेके और मेटा की, क्योंकि इसके बाद में जो एक आइसोमेरिज्म आता है टोटोमेरिज्म, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन सबसे। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास होना चाहिए अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो अब हम चेन से लेके और मेटामेरिज्म तक के इनसे मिला के क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको वर्कआउट करेंगे। तो चेन से लेके और मेटा देखते हैं कि क्या क्या इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे फेमस क्वेश्चन होता है आइसोमेरिज्म में, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। दैट मीन्स कि आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा और सामने वाला आपसे पूछेगा कि इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमें चेन, पोजीशन, रिंग चेन, मेटा, फंक्शन ग्रुप सबको मिला के बात करनी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन इनके सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूले भी बनाएंगे डायरेक्टली जिनसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे ही प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर पाओ। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया C4H8, और कोई ऐसा बोले अपने से कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इससे कितने क्रिएट हो रहे हैं, तो कैसे अप्रोच किया जाए और कितने आइसोमर बनेंगे इनको किस तरह से देखा जाए। तो सबसे पहले देखो कि कंपाउंड जो दिया हुआ है ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बोलता है कि इस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो, एल्कीन। एल्कीन है, डबल बॉन्ड के केस से शुरू करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बना लिया कि 4 कार्बन का एल्कीन बना रहे हैं, तो एक डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, ब्यूट बनीन। इसी डबल बॉन्ड की मैंने पोजीशन वेरी करा दी, तो ये ब्यूट ट्वीन हो गया। इन दोनों को अपन ने काउंट कर चुके हैं पोजीशन आइसोमर में।
इसी में अनब्रांच से जब ब्रांचिंग वाली कंडीशन ला दोगे तो ये चेन आइसोमर बन जाता है। तो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को मिला जुला के मैं बात करूं तो अब तक कितने स्ट्रक्चर अपने सामने आ गए? 3 आ गए। अब देखो कि चेन पोजीशन तो हमने कवर कर लिया, तीसरे नंबर पे कौन सा नेम पड़ा था? रिंग चेन। तो रिंग चेन नॉर्मली उन्हीं में होता है जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जहां पे पाई बॉन्ड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड तो ये भी है, और अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो रिंग में इजीली कन्वर्ट हो ही जाता है। तो चेन पोजीशन के इन तीनों के बाद अपन किस में एंटर करते हैं? रिंग चेन में। 4 कार्बनों को मिला के इनका एक रिंग चेन आइसोमर मैंने फ्रेम कर दिया साइक्लोब्यूटेन। तो कितने हो गए अभी तक? 4। और ये तो मुझे अच्छे से मालूम ही है कि अगर मैं रिंग को शॉर्ट कर दूंगा 1 कार्बन तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा बाहर। इससे ज्यादा शॉर्ट रिंग हो नहीं सकता, क्योंकि रिंग बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। तो ओवरऑल 3 चेन पोजीशन 2 रिंग चेन मिला के अगर यहां पे कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपने से पूछता है तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर? 5। तो बेसिक डेफिनेशंस को ही अपने को यूज करना है, और जो सब आइसोमेरिज्म के कोरिलेशन हैं उनको कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हाउ मेनी आइसोमर्स या हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल बाय C4H8? आंसर आ जाना चाहिए अपना 5। तो चलो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी मैं ऐड कराता हूं। नंबर 2, सॉल्व वही करना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, और नंबर ऑफ आइसोमर में अपने को ओवरऑल नहीं जाना, क्योंकि अभी तो हमने स्ट्रक्चरल ही पढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर की। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को दिया गया C7H8 एंड O, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अभी इजी करता हूं। दैट मीन्स कि अपने को वो स्ट्रक्चर बनाने जिनको आप बोलते हो बेंजीनोइड। बेंजोनाइड का मतलब एक बेंजीन रिंग बनेगा। तो C7H8O के कितने टोटल स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिनको एक बेंजीनोइड या विद बेंजीन रिंग बोला जाए? तो प्रॉपर वे में इसको ऑप्शन के साथ लिख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलते हैं, A, B, C एंड D। और जब भी ये टोटल आइसोमर के क्वेश्चन बनते हैं तो बड़े क्लोजली मैच किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बोलेगा 3, 4, 5 एंड 6, तो इनमें से अपने को एक पिक करना है। अब देखो कि कई बार आइसोमर के क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो अगर एक स्ट्रक्चर हम गलती से ज्यादा बना लें या कम बना लें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में वो रिफ्लेक्ट होता है हमेशा। तो बहुत देख के इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब देखो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। C7H8 9 से आपको वो क्रिएट करना है जो बेंजीनोइड हो। दैट मीन्स की क्या चीज नजर आएगी? बेंजीन। तो बेंजीन रिंग तो बनना ही बनना है, ये तो अपने को मालूम ही है। दैट मीन्स की बेंजीन हो गया, कितने कार्बन कवर हो गए? 6। एक कार्बन बाहर है तो ये मिथाइल, और ऑक्सीजन को मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा OH। क्रिसॉल हो गया। इस पोजीशन को क्रिसॉल में अगर मैं एज ए पोजिशनल आइसोमर बोलूं तो ये क्या नजर आता है? ऑर्थो। तो एक आइसोमर मैंने बना लिया ऑर्थो मिथाइल फिनोल या ऑर्थो क्रिसॉल। बेंजीन पे ऑर्थो अगर पोजीशन है तो मेटा और पैरा, क्योंकि बेंजीन पे कितने पोजिशनल आइसोमर बनते हैं? 3 ही बन सकते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर ऑर्थो क्रिजोल बना है तो कहीं ना कहीं यहां पे मेटा क्रिजोल भी बनेगा, और अगर मेटा बन गया है तो तीसरे नंबर पे और कौन सा बनना चाहिए? पैरा भी। तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंडीशन में पोजिशनल आइसोमर हमेशा कितने आप बना सकते हो? 3, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो पोजिशनल आइसोमर अपने यहां तक कवर हो गए। अब देखो कि पोजीशन के बाद में अपन ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में भी पढ़ा था एल्कोहल और फिनॉल का कॉम्बिनेशन। तो अगर क्रिजोल बना है तो उसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है बेंजाइल अल्कोहल भी, और अगर अल्कोहल बना है तो क्या इसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमने ईथर भी पढ़ा था क्या आज? और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन बोलते हैं एनिसोल। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नीट में तो हर साल एनिसोल नाम से या तो प्रिपरेशन से SN1 SN2 से या कई बार नंबर ऑफ आइसोमर से चीज अपने सामने आता है। तो पहले हमने बनाए पोजीशन, फिर हमने बनाए फंक्शन ग्रुप, और सारे मिला के ओवरऑल आंसर यहां पे भी कितना निकल के आ गया? 5 आ गया। तो इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था C7H8O में कितने बेंजीनोइड फॉर्म बनेंगे। चलिए आज के लेक्चर के आखिरी में इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। C7H9N कंडीशन वही है बेंजीनाइड फॉर्म बनाने। बेंजीनाइड का फॉर्म मतलब अपने को आना चाहिए कम से कम एक बेंजीन। ठीक, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, A, B, C एंड D। पहला बोलता है ऑप्शन 3 बनेंगे, सेकंड 4, थर्ड 5
और डी ऑप्शन है कि 6 बनेंगे। अब देखो कि बेंजीनॉइड फॉर्म है, एक ही क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में ऑक्सीजन था, यहां पे क्या देख पा रहे हो, नाइट्रोजन एटम। तो उसी अप्रोच से चलते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म में बेंजीन के 3 पोजिशनल आइसोमर, ऑर्थो, पैरा और मेटा। पहले ऑक्सीजन था तो OH था, लेकिन अब नाइट्रोजन है तो ये अमाइन ग्रुप हो गया। पहला केस हमने बना लिया ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला है तो 2 केस इसके साथ में और फ्री आते हैं, एक मेटा भी हो जाएगा और एक पॉसिबल नंबर इसका कहां पे आ जाएगा, पैरा पे। तो बेंजीन के हर क्वेश्चन में 3 पोजिशनल आइसोमर तो आप हमेशा लेके आ ही सकते हो। पोजीशन के बाद हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था फंक्शनल ग्रुप पेयर की। फंक्शनल ग्रुप पेयर ये बोलता है कि पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक और एरोफेटिक पे। ये जो तीनों हैं, नाइट्रोजन आपके बेंजीन से कनेक्टेड है तो ये तीनों किस नेचर के ग्रुप हो गए, एरोमेटिक। अगर मैं नाइट्रोजन से बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड ना करूं तो ये बेंजाइल अमाइन हो जाएगा। बेंजाइल अमाइन का पहले तीनों एरोमेटिक का ये कौन सा वर्जन क्रिएट हो जाएगा, एलिफेटिक। एरोमेटिक एलिफेटिक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, ये तो मुझे मालूम ही है। तो पहले 3 पोजिशनल हैं, तीनों का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है, चौथा। बात फंक्शनल ग्रुप की ही अगर चल गई है तो ये सारे के सारे 1 डिग्री अमीनो ग्रुप हैं, और 1 डिग्री की जगह अगर मैं इनको सेकेंडरी में कन्वर्ट कर लूं तो क्या ये 2 डिग्री अमाइन भी इसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही होता है। तो पहले 3 पोजीशन, इसके बाद 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दैट मीन्स कि यहां पे भी आंसर कितना आएगा, 5। तो ऐसे एक तरीका है कि इनके स्ट्रक्चर को अपन 1 बाय 1 बना के देखें, हर आइसोमेरिक रिलेशन को कंपेयर करें चेन टू मेटा। एक और भी तरीका है जो अगले सेशन में आएगा, दैट मीन्स कि ऐसे फॉर्मूले को या ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी आंसर निकालेंगे, और वो एक इजी मैनर है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहली शर्त तो है कि मुझे कम से कम टाइम में उसको अप्रोच करना होता है। तो इस चैप्टर को आगे चलाएंगे, कुछ प्रैक्टिस और करेंगे आइसोमेरिक या नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसी टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे टोटोमेरिज्म। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहां इनक्लोज करते हैं। अब देखो कि थोड़ा सा अगर मैं एग्जाम के अप्रोच की बात करूं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे अगर मैं नीट की बात कर रहा हूं तो 180 क्वेश्चंस आपके पास, या 180 जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन सब में मिला के जैसे 45 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के आ रहे हैं तो होता क्या है कि इसके लिए गिवन टाइम होता है। गिवन टाइम का मतलब मुझे अपनी स्पीड भी देखना होता है, एक्यूरेसी भी देखना होता है, और साथ में ये भी देखना होता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली, पेशेंसफुली और अपने टेम्परामेंट को स्मूथ रखते हुए वो काम करूं। तो कई सारी चीजें एक साथ आपकी चेक होती हैं। दैट्स वाई कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपन एक सीरियस कंडीशन वाला एग्जाम बोलते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए इवन जैसे अपना जो पार्ट चल रहा है अभी थ्योरेटिकल, जो आप लाइव देख रहे होंगे डेली बेस पे, या आगे तक आपको मिलेगा, इनको भी अगर अपन अच्छे से देख रहे हैं, दैट मीन्स फॉलो कर रहे हैं, तो भी आपके नीट में कोई क्वेश्चन के गलत होने के चांस ऑलमोस्ट मिनिमम है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन तो अपन इन सेशंस में लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और उन चीजों पे भी वर्क करेंगे जहां से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम होता है। तो इन लेक्चर्स को एक बार अच्छे से देखो, फॉलो करो। प्रीवियस टॉपिक्स में अगर अपने नहीं कनेक्ट हुए हैं तो उन वो वीडियोस आपको डागुर्स ऐप पे मिलेंगे। इवन यूट्यूब पे भी ये लाइव स्ट्रीम होता है, फेसबुक पे भी कहीं ना कहीं लाइव आपको मिल जाता है। तो इनको फॉलो करो, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाओ, उन लोगों को भी शेयर करो, ताकि जितना भी एजुकेशन है, जितना भी अपना प्रिपरेशन है, ये रुकना नहीं चाहिए। अगर हम अभी अपने घर में भी हैं तो आपके लैपटॉप पे, फोन पे सब कुछ अवेलेबल है। जरूरत होता है सिर्फ एक क्वालिटी एफर्ट का, जो सबसे ज़्यादा तो आपको करना है क्योंकि एग्जाम सारे आपको देने, और दूसरी जिम्मेदारी हम पे आती है कि आपको वो चीज़ें सब मैच्योरिटी, जो सब्जेक्ट मैच्योरिटी है, जो डिमांड है, उसको हम फुलफिल करें। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगले सेशन में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।